वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC का तरफ से जो टेक्नीशियन बी टर्नर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, इसका CBT एग्जामिनेशन 2 जनवरी 2025 सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, जिसका टेस्ट टाइमिंग था दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक। टोटल 80 MCQ पूछा गया था, 80 मार्क्स का पेपर था और इसके लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया गया था, मतलब 1.5 घंटा आपको टाइम इसमें दिया गया था। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स था और एक गलत आंसर होने पर आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट होना था, मतलब 0.33 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग था। ठीक है, तो इस पेपर का डिस्कशन अभी तक आप किसी भी यूट्यूब चैनल में जाके देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तो मैं फीटर टर्नर मशीनिस्ट का किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर हो जाता है तो उसका मेमोरी बेस्ड नहीं तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करता हूं। तो मेरे पास टाइम है तो आप लोगों के लिए मैं इस पेपर का मैं डिस्कशन आज कर रहा हूं। टोटल पेपर में 80 क्वेश्चन में से मैं आज 40 क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा और सेकेंड पार्ट में बाकी नेक्स्ट 40 क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। तो 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखिए। कुछ क्वेश्चन, कुछ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन जैसे फिटर पेपर में आपका सेम था, इसमें भी आपका सेम टू सेम है। ओके, इसीलिए मैं आप लोग हमेशा कहता हूं कि फिटर टर्नर मैशिनिस्ट से अगर है तो फिटर का भी पेपर आपको देखना चाहिए, मैशिनिस्ट का भी देखना चाहिए, टर्नर का भी देखना चाहिए। अगर आप टर्नर है तो मैशिनिस्ट का भी देखना चाहिए पेपर, फिटर का भी देखना चाहिए। वैसे मैशिनिस्ट वालों के लिए मैं बोलूँगा टर्नर फिटर का भी आप पेपर फॉलो कीजिए, क्योंकि देखना इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन फिटर का पेपर से सेम टू सेम इसमें दिया है। ओके, तो पूरा 40 क्वेश्चन का मैं डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो आप देखिए, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आने वाला किसी भी इसरो का एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पेपर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो का डिस्कशन। सेक्शन MCQ क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्राथमिक प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो आप जानते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज़ हम लोग करते हैं उसका पिच डाया या उसका इफेक्टिव डायमीटर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू मेजर द पिच एंड थ्रेड डायमीटर ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट। मतलब इसमें बोला पिच को मेजर करना और स्क्रू और बोल्ट का थ्रेड डायमीटर को मेजर करने के लिए। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन ही सही लग रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन आपका देखिए हो ही नहीं सकता। जैसे ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ हाई प्रिसिजन, मतलब ऑब्जेक्ट का लंबाई मापते हैं वो भी बहुत सटीकता के साथ। ये तो आपका नहीं है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का एक काम नहीं होता। टू मेजर द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर को माप करना, ये भी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का काम नहीं होता। टू मेजर द डेप्थ ऑफ होल एंड ग्रुप्स, किसी भी होल या ग्रुप्स के डेप्थ को मापना, ये भी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का काम नहीं होता। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का सीधा सीधा आप जान लीजिए इफेक्टिव डाया या पिच डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट करता है, मतलब स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर को मेजर करना काम होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का। ओके, और इसका एनविल V शेप का होता है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू इंक्रीज द मेटल रिमूवल रेट MRR इन टर्निंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्रीज्ड। देखिए टर्निंग के समय मेटल रिमूवल रेट MRR को बढ़ाने के लिए आपको कौन सा चीज़ पर फॉलो करना चाहिए? तो देखिए कटिंग स्पीड, फीड रेट एंड डेप्थ ऑफ कट। ऑप्शन नंबर B ओनली कटिंग स्पीड पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर C ओनली फीड रेट पर। ऑप्शन नंबर D ओनली डेप्थ ऑफ कट पर। देखिए तो जब आपको मेटल रिमूवल रेट आपको बढ़ाना है टर्निंग के टाइम, तो आपको कटिंग स्पीड सबसे पहले ज़्यादा करना है, उस पर ध्यान रखना है, फिर फीड रेट आपको ज़्यादा करना है और डेप्थ ऑफ कट पर भी आपको ध्यान रखना है। तो तीनों चीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है मेटल रिमूवल रेट। ओके, तो तीनों चीज़ ही ज़रूरत होता है। तो मेटल रिमूवल रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तीनों चीज़ को मल्टीपल करना पड़ता है। समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द शेप लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए मेटल वायर ऑफ डायमीटर 7 मिलीमीटर इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस इज 40 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। देखिए आपको सेफ लोड निकालना है, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू 2 दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू 40 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया है और वायर का डायमीटर दिया है 7 मिलीमीटर। ओके, सबसे पहले फैक्टर ऑफ
सेफ्टी इज इक्वल टू आपका होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अल्टीमेट स्ट्रेस 40 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू 2। तो इधर आपका वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा 20 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए वायर का डायमीटर 7 मिलीमीटर दिया है, तो रेडियस आपका हो जाएगा 3.5 मिलीमीटर। एरिया, वायर का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब ये आपका आ जाएगा 3.4 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये लगभग आपका 38.5 के आसपास आ जाएगा। ये आपका मिलीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ओके, तो सेफ लोड आपको निकालना है। सेफ लोड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एरिया इंटू वर्किंग स्ट्रेस। तो एरिया इसमें दिया 38.5 मिलीमीटर स्क्वायर और वर्किंग स्ट्रेस आपको दिया है 20 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए मिलीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, इधर जितना भी आएगा लगभग आपका 770 kg आपका वैल्यू आ जाएगा। तो सेफ लोड 770 kg, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो लोड बोला है तो केजी में देखिए आपका राइट आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, एक क्वेश्चन फिटर का पेपर में भी आपको सेम टू सेम पूछा है, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ अगर आप इसरो का एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं तो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छा से आपको देखकर जाना है। इसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप पर अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज है, टोटल 25 सेट है। ओके, इसके साथ अगर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस में अच्छा सा प्रिपरेशन करना है तो निम्मी का बुक आपको पढ़ना है। इसीलिए देखना, मैं यूट्यूब पर 2 वीडियो पोस्ट किया हूँ, निम्मी क्वेश्चन बैंक फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसका वीडियो मैं बनाया हूँ 3.5 घंटा का वीडियो, और निम्मी क्वेश्चन बैंक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर, इसका भी वीडियो मैं बनाया हूँ 4.5 घंटा का वीडियो। टोटल 8 घंटा का वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, जितना भी आपका टॉपिक से सब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अभी मैं डिस्कस किया हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, सेफ लोड, सब चीज़ जितना भी न्यूमेरिकल है सब मैं उसमें डिस्कस किया हूँ। इसीलिए मैं बोलूँगा इसरो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट 8 घंटा, 3.5 घंटा का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट 4.5 घंटा, ये 2 वीडियो आप लोग जरूर देख के जाइएगा, इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द बेड ऑफ ए लेथ बीइंग डिजाइंड विथ ए वी शेप्ड और डबटेल क्रॉस सेक्शन। देखिए इसमें आपको बोला है कि लेथ बेड का जो गाइडवेज होता है उसको हम लोग क्यों वी शेप या डबटेल क्रॉस सेक्शन में क्यों बनाते हैं, मतलब डबटेल गाइडवेज या वी शेप्ड गाइडवेज हम लोग क्यों एक्चुअली बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड ए स्टेबल एंड एक्यूरेट अलाइनमेंट फॉर द कैरेज एंड टेल स्टॉक। मतलब कैरेज जो एक्चुअली बेड का ऊपर मूव करता है वो आपका कैरेज मूव करता है और टेल स्टॉक मूव करता है, तो उसको एक स्टेबल एंड एक्यूरेट अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग वी शेप्ड गाइडवे या डबटेल क्रॉस सेक्शन गाइडवे का यूज करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ए लेथ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्विvel बेस असेंबल टू द टॉप ऑफ द क्रॉस स्लाइड एंड हाउ इज द टॉप स्लाइड मूवमेंट कंट्रोल। सबसे पहले इसका पार्ट देख लीजिए, ये आपका क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड का जो ये सर्किल पोर्शन है ना, इस सर्किल पोर्शन में आकर ये जो स्विvel बेस है वो आके बैठता है। देखना स्विvel बेस का नीचे एक ऐसा इस टाइप है ना, तो वो वाला पॉइंट आके आप क्रॉस स्लाइड का जो सर्किल पोर्शन है बीच में देखना एक उसमें होल भी है, उसमें जाके फिट होता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्रॉस स्लाइड के टॉप पोर्शन में स्विvel बेस आके इसमें फिट होता है। इतना चीज़ आपको समझ आ गया। फिर देखिए स्विvel बेस का ऊपर डबटेल गाइडवेज है, उसमें हम लोग जिब स्ट्रिप लगा के टॉप स्लाइड को फिट करते हैं और टॉप स्लाइड का ऊपर रहता है टूल पोस्ट। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है क्रॉस स्लाइड के टॉप में जो स्विvel बेस फिट होता है उसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। ओके,
और ये जो टॉप स्लाइड है, टॉप स्लाइड का मूवमेंट को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? टॉप स्लाइड किस पे आके फिट होता है? इस गाइडवे में, डबटेल गाइडवे में आके फिट होता है, और टॉप स्लाइड और गाइडवे के बीच में हम लोग जीप स्ट्रिप लगाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्विवेल बेस अलाउज द टॉप स्लाइड टू रोटेट बिटवीन 0 to 360 डिग्री। मतलब देखिए, जो स्विवेल बेस है उसके टॉप स्लाइड को 0 से 360 डिग्री तक घूमने के लिए वो अनुमति देता है। एंड टॉप स्लाइड मूवमेंट, ये आपका टॉप स्लाइड होता है। ओके, टॉप स्लाइड मूवमेंट इज कंट्रोल मैनुअली, इसका मैनुअली कंट्रोल किया जाता है यूजिंग ए टैपर्ड जिप। एक टैपर्ड जिप से इसे मैनुअली कंट्रोल किया जाता है। एंड ए स्क्रू रॉड विथ ए हैंड व्हील, और एक देखना इसमें एक हैंड व्हील भी रहता है। ओके, और उसमें एक स्क्रू रॉड होता है। तो आपको समझ आ गया है ना कि स्विवेल, जो क्रॉस स्लाइड का ऊपर जो स्विवेल बेस होता है उसका क्या कार्य होता है? टॉप स्लाइड को 0 से 360 डिग्री तक रोटेट करना, और टॉप स्लाइड को मूवमेंट को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? उसको हम लोग मैनुअली हाथ से कंट्रोल करते हैं। उसके बीच में एक टैपर्ड जिप फिट होता है, और इसके लिए हैंड व्हील भी होता है, जो हैंड व्हील एक स्क्रू रॉड के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द फिट H7J6 फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित ऑप्शन में से किस टाइप ऑफ फिट है H7J6? तो देखिए, जे बोला है मतलब ये आपका ट्रांजिशन फिट। जैसे मैं आपको बोला ए से अगर H तक होता है तो वो आपका होता है क्लियरेंस फिट। अगर JS से एन तक होता है वो आपका हो जाता है ट्रांजिशन फिट। और P से अगर ZC तक होता वो आपका हो जाता है इंटरफेरेंस फिट। ओके, तो देखिए इसमें J है, मतलब इसके बाद आपका J होता है, तो ये आपका ट्रांजिशन फिट राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिशन फिट का एग्जाम्पल होता है पुश फिट, रिंगिंग फिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाइल टैपिंग ऑन ए लेथ व्हाट इज द रिकमेंडेड स्पीड फॉर द टैप कंपेयर टू द फीड रेट? जब हम लोग लेथ में टैपिंग करते हैं, मतलब इंटरनल थ्रेड काटते हैं, ओके, तो फीड रेट की तुलना में टैप का स्पीड कितना होना चाहिए? तो स्लोअर देन फीड रेट। जितना हम लोग फीड रेट देते हैं उससे भी कम स्पीड होना चाहिए थ्रेड काटिंग करते टाइम। देखिए, लेथ मशीन में जितना भी ऑपरेशन होता है और उसमें से सबसे स्लो स्पीड में ऑपरेशन किया जाता है थ्रेडिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो जितना फीड रेट दिया जाता है उससे भी कम स्पीड में टैप को चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गैप बेड लेथ में गैप बेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, गैप बेड लेथ में गैप बेड का मुख्य उद्देश्य होता है बड़े वर्कपीस के लिए अतिरिक्त क्लियरेंस प्रदान करना। नॉर्मली बेड आपका ऐसा होता है, और ये आपका हेड स्टॉक पोर्शन होता है, इसमें आपका स्पिंडल वगैरह होता है। अगर बेड का ए वाला पोर्शन आपका नहीं होता, ये गैप रह जाता है। बेड आपका सिर्फ इधर से शुरू होता है, इधर से अगर आपका शुरू होता है, मतलब आप देखिए इतना पोर्शन जो गैप रह जाता है, तो इतने बड़े डायमीटर वर्कपीस को हम लोग लेथ में होल्ड कर सकते हैं, और उसके लिए जगह भी अच्छा खासा उसको नीचे मिल जाता है घूमने के लिए, ठीक है। तो गैप बेड लेथ में गैप बेड का मुख्य उद्देश्य होता है बड़े वर्कपीस के लिए अतिरिक्त क्लियरेंस प्रदान करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ए टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज का मेन उद्देश्य क्या है? मेजरिंग इंटरनल डायमेंशन सच एज द डायमीटर ऑफ होल। देखिए, इंटरनल डायमेंशन को मापने के लिए, जैसे किसी भी होल के डायमीटर को मापने के लिए टेलीस्कोपिक गेज यूज होता है। तो एक्चुअली ये याद रखिए, टेलीस्कोपिक गेज का यूज किया जाता है तो कि किसी भी इंटरनल डायमेंशन को मापने के लिए। जब बिग इंटरनल डायमेंशन को मापना तब हम लोग टेलीस्कोपिक गेज के यूज़ करते हैं। रेंज कितना होता है? 12.7 से 152.4 मिलीमीटर तक इसका रेंज होता है। तो बड़े डायमीटर होल का जब आपको मेजरिंग करना होता है, इंटरनल डायमेंशन मेजर करना होता है, तब हम लोग टेलीस्कोपिक गेज यूज़ करते हैं। इससे छोटा डायमीटर का होल का अगर मेजरमेंट करना होता तब हम लोग स्मॉल होल गेज का यूज़ करते हैं, स्मॉल होल गेज का यूज़ करते हैं। ओके, समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द टम्बलर गियर मैकेनिज्म इन ए लेथ? लेथ में टम्बलर गियर मैकेनिज्म का क्या काम होता है? एक्चुअली इसका काम होता है फीड रॉड और
लीड स्क्रू का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करना, लेकिन ऑप्शन में फीड रॉड भी नहीं है और लीड स्क्रू में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू एडजस्ट स्पिंडल स्पीड एंड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन को कंट्रोल करना है एक्चुअली टम्बलर गियर मैकेनिज्म का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पिंडल स्पीड को एडजस्ट भी कर सकता है और उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को भी वो निर्धारित कर सकता है टम्बलर गियर मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, टम्बलर गियर मैकेनिज्म कितने गियर का सेट में अवेलेबल होता है? 3 सेट ऑफ गियर में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मशीनिंग में रूप बर्तन मतलब फॉर्म टर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मशीनिंग में फॉर्म टर्निंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? विशिष्ट प्रोफाइल या कंटूर के अनुसार वर्कपीस को आकार देना। देखना जैसे टेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग छोड़ के भी कुछ ऐसा अलग टाइप ऑफ शेप हमको जब बनाना होता है, हम लोग को जब बनाना होता है, तो इसके लिए आपको फॉर्म टर्निंग करना होता है। आपको अगर ऐसा शेप चाहिए वर्कपीस में, तो आपको इसके ऑपोजिट एक वैसे टूल आपको बनाना है और इस टूल के मदद से हम लोग ऐसा टर्निंग कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म टर्निंग होता है। तो इसीलिए बोला है विशिष्ट प्रोफाइल या कंटूर के अनुसार वर्कपीस को आकार देने के लिए फॉर्म टर्निंग हम लोग करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन ए डायमेंशन इज एक्सप्रेस्ड एज 25 प्लस 0.035 माइनस 0.025 मिलीमीटर देन द टॉलरेंस इज। देखिए इसमें बेसिक साइज 25 बोला है, इसका अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 25.035 मिलीमीटर हो जाएगा और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 24.975 हो जाएगा। तो टॉलरेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको करने के बाद आपका ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ये भी आपका आ जाएगा 0, मतलब 0.060 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए वर्नियर हैज मेन स्केल विथ लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर एंड ए वर्नियर स्केल विथ 10 डिवीजन। इफ द 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल अलाइंस विथ द मेन स्केल रीडिंग आफ्टर 30 मिलीमीटर मार्क, व्हाट इज द प्रिसाइज मेजरमेंट? तो आपको सटीक माप निकालना है। इसमें जो लीस्ट काउंट बोला है ना, ये शब्द गलत दिया है। बोल सकता है कि वर्नियर स्केल का एक मेन स्केल का वैल्यू 1 मिलीमीटर है। इस हिसाब से अगर हम लोग करते तभी इसका राइट आंसर निकलेगा। ओके, लिस्ट काउंट अगर 1 मिलीमीटर बोलता है तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। ओके, तो इसमें बोला है वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन है। ओके, तो देखिए वर्नियर स्केल कैलिपर का जो 10 डिवीजन बोला है वो मेन स्केल का 9 डिवीजन का साथ मैच हो रहा है। तो 1 ये आपका VHD है, तो 1 VHD इजिकल टू आपका हो क्या जाएगा? 9/10 मिलीमीटर आपका हो जाएगा, मतलब 0.9 मिलीमीटर आपका 1 VHD का वैल्यू आ जाएगा। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आप जानते हो 1 MHD माइनस 1 VHD, मतलब 1 MHD का मान 1 मिलीमीटर में आपको बोला, 1 VHD का वैल्यू 0.9 मिलीमीटर। तो इसका कितना वैल्यू आ गया? 0.1 मिलीमीटर, मतलब लिस्ट काउंट आ गया 0.1 मिलीमीटर। और इसमें बोला है मेन स्केल का 30 मिलीमीटर मार्क के बाद, मतलब MHD का वैल्यू 30 मिलीमीटर हो गया और VHD का वैल्यू जब हम लोग इसके साथ ऐड करते हैं तब जाके वो अब टोटल मेजरमेंट आता है। तो VHD निकालने के लिए लिस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल का 4था डिवीज़न मैच हुआ है। तो ये अगर आप करते हैं तो 30 मिलीमीटर प्लस ये आपका आ जाएगा 0.4 मिलीमीटर, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 30.40 मिलीमीटर। तो इस मैथ का या इस न्यूमेरिकल टेक्निकल न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा 30.40 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से असुरक्षित वर्कशॉप प्रथा बताएं। मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अनसेफ वर्कशॉप सेफ्टी। तो असुरक्षित वर्कशॉप प्रथा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मशीन बंद करने से पहले ही माप ले लेना। देखिए माप अगर आपको लेना है सुरक्षित रहने के लिए तो मशीन बंद हो जाएगा, उसके बाद ही आपको माप लेना है। उससे पहले चलती अवस्था में अगर आप माप लेते हैं तो उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है।
ओके, तो ये अनसेफ वर्कशॉप मेथड या वर्कशॉप सेफ्टी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्क्वायर बॉक्स ऑफ मास 15 kg इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब 15 किलोग्राम का एक वर्गाकार बॉक्स एक क्षैतिज सतह पर रखा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस इज 0.15। इसमें बोला है बॉक्स और सरफेस के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.15। व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द बॉक्स बाई 15 मिलीमीटर। तो इसमें बोला है कि 15 मिलीमीटर अगर हम लोग बॉक्स को खिसकते हैं तो कितना कार्य की आवश्यकता होगी। तो बॉक्स को अगर हम लोग 15 मिलीमीटर खिसकते हैं तो इसके लिए कितना कार्य की आवश्यकता होगी, ये आपको निकालना है। जी का वैल्यू दे दिया है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें देखिए आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला है, वर्क इज इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव। डिस्टेंस मूव तो 15 मीटर आपको बोला कि 15 मिलीमीटर बॉक्स को खिसकना है, लेकिन फोर्स आपको निकालना है। तो देखिए इधर फोर्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू आपको करना है वेट। सबसे पहले फोर्स निकालने से पहले आपको करना है वेट, ठीक है। तो देखिए वेट इज इक्वल टू आपका होता है mg, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास 15 kg बोला है और g का वैल्यू 10 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, वेट आपका 15 न्यूटन हो गया है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इजिकल होता है म्यू इंटू एन। म्यू मतलब ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 आ गया, और नॉर्मल फोर्स आपका कितना हो रहा है, देखिए ये आपका 15 जो न्यूटन आया है, यही आपका होता है ना फोर्स। न्यूटन किसका यूनिट है फोर्स का, तो ये आपका 15 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, जितना भी आपका वैल्यू आएगा। तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। तो देखिए पहले मैं वर्क डन का फॉर्मूला में बताया हूँ कि F इंटू डी। तो देखिए F का वैल्यू कितना आ गया, 0.15 इंटू 15 आ गया, और 15 मिलीमीटर आपको मूव करना है। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग आपका 337.5 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो आपका न्यूटन आपका यूनिट है और इधर आपका डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो न्यूटन मीटर आपका यूनिट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे पहले आपको वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। उसके बाद आपको देखिए वेट निकालना है, तो वेट इजिकल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास आपका 15 किलो और उसके साथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको अगर जी का वैल्यू अगर आप मल्टीपल करते हैं तो ये आपका आगे वेट, ओके। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, वो आपका न्यूटन होता है। तो ये न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। तो इधर आपका फ्रिक्शनल फोर्स आप निकाल सकते हैं, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। तो ये आपका वैल्यू आ गया है, ये आपका 15 क्या है, ये 15 है, 15 जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो देखिए इधर आपका एफ का वैल्यू आ गया है और डी का वैल्यू आप जानते हैं 15 मीटर आपको खिसकना है। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 337.5 न्यूटन मीटर राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, 4 जो ड्रिल चक की तुलना में 3 जो ड्रिल चक को उपयोग करने हेतु निम्नलिखित में से क्या लाभ है। देखिए 4 जो ड्रिल चक की तुलना में अगर हम लोग 3 जो ड्रिल चक की यूज़ करते हैं तो 3 जो ड्रिल चक को हम लोग यूनिवर्सल चक कहते हैं और इसे हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। और ये जल्दी जल्दी सेंटरिंग भी हो जाता है और परफेक्टली एक्यूरेटली सेंटरिंग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि 4 जो चक की तुलना में 3 जो ड्रिल चक की उपयोग करने में लाभ यही होता है, इससे बेहतर स्वतंत्र केंद्र परिशुद्धता होती है, मतलब एक्यूरेट सेंटरिंग हम लोग इससे कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टैपर्स आर सेल्फ होल्डिंग टैपर। निम्नलिखित में से कौन सा मानक टैपर स्वतंत्र पकड़ने वाला टैपर है। तो सेल्फ होल्डिंग टैपर मतलब जो टैपर ऑटोमेटिक होल्ड हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन पर 90% स्टूडेंट गलत आंसर कर आए हैं, क्योंकि आप सिर्फ जानते हैं मोड्स टैपर सेल्फ होल्डिंग टैपर होता है जो ड्रिल चक में हम लोग यूज़ करते हैं, लेथ चक में हम लोग यूज़ करते हैं, या टेलस्टॉक बैरल में जो टैपर होता है वो आपका मोड्स टैपर है और वो आपका सेल्फ होल्डिंग टैपर है। लेकिन देखिए ब्राउन एंड सब टैपर ये आपका सेल्फ होल्डिंग टैपर में भी अवेलेबल होता है और क्विक रिलीजिंग टैपर में भी अवेलेबल होता है।
जानो टेपर भी सेल्फ होल्डिंग टेपर में भी अवेलेबल होता है और क्विक रिलीजिंग टेपर में भी अवेलेबल होता है। तो सेल्फ होल्डिंग टेपर में से 3 आता है। मोड्स टेपर भी आपका सेल्फ होल्डिंग टेपर, ब्राउन एंड सब टेपर भी सेल्फ होल्डिंग टेपर और जानो टेपर भी आपका सेल्फ होल्डिंग टेपर है। ओके, देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ब्राउन एंड सब सेल्फ होल्डिंग टेपर आर अवेलेबल फ्रॉम BS1 टू BS18। ठीक है, सिर्फ BS10 को अगर हम लोग इसमें से छोड़ते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2 इंच टेपर पर फुट या 1/2 इंच TPF, 1/2 इंच TPF। ओके, इसका वैल्यू मैं बताया हूँ BS1 से BS18 का कि 1/2 इंच TPF। सिर्फ BS10 का वैल्यू कितना है, BS10 का भी तो वैल्यू आपको पूछा जा सकता है। तो BS10 का वैल्यू तो 0.5161 इंच TPF। ओके, जैसे मैं आपको बोला कि जानो टेपर ये आपका सेल्फ होल्डिंग टेपर भी है और क्विक रिलीजिंग टेपर भी है। ओके, तो इसीलिए जानो टेपर भी आपका सेल्फ होल्डिंग टाइप में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कौन सी धातु अपनी मृदुता एवं उच्च मैसिनता के कारण बर्तन प्रचालन के दौरान आसानी से मशीन में उपयोग की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धातु है जो उसके सॉफ्टनेस और हाई मैसिनेबिलिटी के कारण हम लोग इसे बर्तन प्रचालन, इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो देखिए इसमें से जो 4 ऑप्शन है कि कौन सा मृदु हो सकता है या किसका मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो सकता है, 4 ऑप्शन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या इनकोनेल। तो एल्यूमिनियम आपका सॉफ्ट होता है और इसका मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होता है। जो जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा मशीन से उतना ही जल्दी मटेरियल्स कटेगा। ठीक है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग एग्जैक्टली हमें नहीं मिला है, लेकिन सॉफ्टनेस का बात किया है और हाई मैसिनेबिलिटी का बात किया है, इस हिसाब से एल्यूमिनियम राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज टाइपिकली फाउंड ऑन ए स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज के बारे में किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जनरली मिलता है, ए सेट ऑफ ब्लेड विथ डिफरेंट थ्रेड पिच एंड साइजेस। ठीक है, स्क्रू पिच गेज आपका अलग अलग सेट ऑफ ब्लेड में अवेलेबल होता है और उसमें अलग अलग थ्रेड का पिच होता है और साइज भी अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए ट्विस्ट ड्रिल विथ ए लार्जर लीप एंगल विल हैव व्हिच टाइप ऑफ रेक एंगल। देखिए इसमें बोला है कि एक ट्विस्ट ड्रिल का लीप एंगल जब बड़ा होता है तो उसमें किस टाइप ऑफ रेक एंगल होता है। मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, लीप एंगल जो होता है ना वो होता है हाफ ऑफ पॉइंट एंगल, हाफ ऑफ पॉइंट एंगल। ओके, और ड्रिल का पॉइंट एंगल का वैल्यू कब ज़्यादा होता है, जब आप हार्ड मटेरियल का जब आप लोग ड्रिलिंग करते हैं तब। जब आपका हार्ड मटेरियल का जब आपको ड्रिलिंग करना होगा तो ड्रिल का पॉइंट एंगल आपका ज़्यादा होगा। जब सॉफ्ट मटेरियल का ड्रिलिंग करना होगा तो ड्रिल का पॉइंट एंगल कम होगा। ठीक है, तो देखिए हार्ड मटेरियल का जब आपको ड्रिलिंग करना हो रहा है तो पॉइंट एंगल आपका ज़्यादा हो रहा है। तो हार्ड मटेरियल के लिए आपका किस टाइप ऑफ रेक एंगल होता है, आप हमेशा जानते हैं, तो आपका नेगेटिव रेक एंगल होता है। जब आपको पॉइंट एंगल का वैल्यू जब बढ़ेगा तो रेक एंगल का वैल्यू आपका कम होगा ही। ओके, और ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि ड्रिल का पॉइंट एंगल का वैल्यू तब बढ़ता है जब आपको हार्ड मटेरियल का डीलिंग करना होता है। हार्ड मटेरियल का डीलिंग हम लोग जब करते हैं तो उसमें हम लोग नेगेटिव रेक एंगल यूज़ करते हैं। तो मोड नेगेटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, स्लिप गेज की कठोरता कितनी होनी चाहिए। तो देखिए स्लिप गेज की हार्डनेस 64 HRC है, जनरली 63 दिया रहता है, तो ये आपका लगभग सेम है। स्लिप गेज को हम लोग जंक्शन गेज ब्लॉक भी कहते हैं। ओके, और ये हाई क्वालिटी स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन से बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें बोला है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इफ द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 1000 kg इज 400 kg एंड द वेलोसिटी रेशियो इज 5। यदि 1000 किलो भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास 400 किलो है और वेग अनुपात 5 है तो मशीन की उत्पादकता कितनी होगी। देखिए
आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू 5 बोला है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला तो लोड अपन एफर्ट, ठीक है। वेट, लोड अपन एफर्ट, तो लोड इसमें आपको कितना बोला है, 1000 किलोग्राम बोला है, और एफर्ट कितना बोला, 400। ओके, ये आपका कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, किलो कट जाएगा। तो इधर देखिए मैकेनिकल एडवांटेज आपका 2.5 आ गया, और वेलोसिटी रेशियो आपका पहले से 5 है। तो एफिशिएंसी जब आपको निकालना होता है, हमेशा आपको परसेंटेज में निकालना होता है, इसीलिए 100 से आपको मल्टीपल कर दे। तो ये अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो 50% राइट आंसर हो जाएगा। तो इस मशीन का एफिशिएंसी कितना परसेंटेज हो गया, 50%। ओके, क्योंकि देखिए जब आपको एफिशिएंसी पूछा जाएगा, जो जनरली वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा जाता है मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए लास्ट में आपको 100 से मल्टीपल करना पड़ता है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था लोड अपन एफर्ट। ओके, वेट, लोड अपन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाई एफर्ट अपन डिस्टेंस ट्रैवल बाई लोड। ओके, इतना आपको समझ आ गया। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, और इसमें देखो लोड भी आपको बोल दिया है और एफर्ट भी आपको बोल दिया है। वैल्यू आपको सिर्फ पुट करना है। 23 नंबर क्वेश्चन, मशीन प्रक्रिया में काटिंग गति मतलब VC इन मीटर पर मिनट की गणना करने की सूत्र क्या है। तो आपको कटिंग स्पीड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पूछ रहा है। देखिए इसमें आपको बोला D कार्य का व्यास है, एन आपका RPM है। ओके, तो कटिंग स्पीड इजिकल टू हम लोग जानते हैं पाई डी एन अपन 1000। तो कटिंग स्पीड को इधर VC से लिख रहे हैं, तो VC इजिकल टू पाई डी एन अपन 1000। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चित्र में सूक्ष्ममापी में माप की रीडिंग क्या है। तो देखिए इस माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, आपको बैरल में जो दिख रहा है ये आपका 12.5 आ रहा है। उसके बाद देखिए थिम्बल का कितना डिवीजन बैरल के डेटम लाइन का साथ कोइंसाइड हो रहा है, 19 नंबर 9 लाइन। तो 19 इंटू जो एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू 0.01 मिलीमीटर, ये आपको मल्टीपल करना है। तो 12.5 प्लस आपका आ जाएगा 0.19 मिलीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 12.69 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर का रीडिंग आ जाएगा 12.69 मिलीमीटर। ओके, इतना समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कोलेट चक किस प्रकार के वर्कपीस में मेनली किस हेतु उपयोग की जाती है। मतलब कोलेट चक का मेनली यूज़ हम लोग किस पर्पस के लिए करते हैं। तो देखिए जब आपका रेगुलर या सिलिंड्रिकल शेप का जॉब होते हैं, छोटे जॉब होते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग कोलेट चक का यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किसी त्रिभुज के 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण के विपरीत भुजाओं किस अनुपात में होगी। जिस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ABC, ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये अगर आपका 30 डिग्री होता है तो ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। मतलब 90 डिग्री के सामने ये बाहु है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। फिर ये आपका 60 डिग्री का सामने बाहु ए है, मतलब ये भी का वैल्यू कितना होना चाहिए। और 30 डिग्री एंगल के सामने जो BC बाहु है इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरिज्म AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब अतिभुज स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर। इसमें देखिए आपको जब बोला है ऑप्शन टेस्ट आप कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर C है इसमें आप देख सकते हैं ये आपको बोला है कि 30 डिग्री के सामने 1 होगा, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2 होगा। तो देखिए 90 डिग्री के सामने अगर 2 होगा मतलब आपका अतिभुज का बात कर रहे हैं, और देखिए 60 डिग्री के सामने आपको बोल रहे हैं √3 होगा, मतलब AB का वैल्यू आपको √3 बोल रहे हैं, प्लस आपको बोला 30 डिग्री के सामने 1 होगा, मतलब 30 डिग्री A है और इसके सामने A है, मतलब इसका वैल्यू 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर आप करते तो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1,
तो इधर देखिए 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। मतलब देखिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसका वैल्यू 8 है कि लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर इज इक्वल टू अतिभुज स्क्वायर। इसी को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लेद मशीन में जब ड्रिल सही तरीके से संरेखित ना किया गया है तो निम्नलिखित में मध्य ड्रिल छेद में क्या सामान्य त्रुटि होती है। देखिए जब हम लोग लेद मशीन का टेल स्टॉक बैरल में ड्रिल को सही फिट करते हैं, उसे अगर हम लोग सही से फिट नहीं करते हैं, वो अगर लेद मशीन का जो हेड स्टॉक स्पिंडल का जो पॉइंट है उसके साथ अगर प्रॉपरली वो एकदम अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी अगर हम लोग जॉब में ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग होल में क्या त्रुटि होगी, तो केंद्रन के संरेखण में गड़बड़ी। मतलब देखिए जो आपका होल आपको सीधा होना चाहिए वो आपका होल नहीं होगा, होल आपका थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का होगा, तो होल में आपका गड़बड़ी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म अलाउंस इन लिमिट्स एंड फिट्स इज यूजुअली रेफर्ड टू। देखिए लिमिट्स एंड फिट्स में जो टर्म अलाउंस यूज़ होता है ये फिटिंग पार्ट के लिए यूज़ होता है। और जब देखिए किसी भी होल या सेफ्ट का हम लोग फिटिंग करते हैं उसमें जो जानबूझकर हम लोग न्यूनतम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं, जो प्रदान करते हैं, जानबूझकर जो न्यूनतम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग अलाउंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन सेफ्ट एंड होल। क्वेश्चन नंबर 29, सादा कार्बन स्टील के लिए निम्नतर क्रांतिक तापमान क्या है। व्हाट इज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील के लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका हीटिंग के लिए होता है, और कूलिंग के लिए होता है 693 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जब प्लेन कार्बन स्टील हीट करते करते 723 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचता है तो इसमें एक नया स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है जिसका नाम है ऑस्टेनाइट। जब प्लेन कार्बन स्टील उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुंच जाते हैं उसका ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनना कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द लेथ इज कटिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर मिनट फॉर ए डेप्थ ऑफ कट 5 मिलीमीटर। इफ द फीड रेट इज 0.1 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, व्हाट इज द रेट ऑफ मेटल रिमूवल इन क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए मैं आपको पहले बोला था एक क्वेश्चन उसमें पूछा था टर्निंग के टाइम मेटल रिमूवल रेट AMRR किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कटिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, डेप्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं और फीड रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो तीनों को मल्टीपल करना पड़ेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कटिंग स्पीड आपको 60 मीटर पर मिनट में बोला है तो 60 मीटर पर मिनट को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 से मल्टीपल करके। फिर डेप्थ ऑफ कट इसमें बोला है 5 मिलीमीटर, ये भी आपका मिलीमीटर में हो गया। फीड रेट भी आपको मिलीमीटर में दिया है 0.1, इसको अगर आप कैलकुलेट करते तो 30,000 आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ जाता है मिलीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, क्योंकि कटिंग स्पीड का जो मिनट था वो आपका इधर आ गया। बाकी देखिए कटिंग स्पीड भी आपका मिलीमीटर पर मिनट में मैं कन्वर्ट किया था, फिर डेप्थ ऑफ कट भी आपका मिलीमीटर है और फीड रेट भी आपका मिलीमीटर, तो मिलीमीटर क्यूब हो गया और अपन मिनट हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको आंसर निकालना है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, तो मिलीमीटर क्यूब से अगर सेंटीमीटर क्यूब करते हैं तो आपको 1000 से सिर्फ डिवाइड कर देना है, तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ थ्रेड रोलिंग ओवर ट्रेडिशनल कटिंग मेथड। देखिए जो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग थ्रेड काटते हैं, जैसे हम लोग लेथ मशीन में थ्रेड काटते हैं, मिलिंग मशीन में थ्रेड काट सकते हैं, जो जैसे अलग अलग आप टैप एंड डाई से थ्रेड काटते हैं, जो नॉर्मली आप थ्रेड करते हैं, ये सब चीज़ छोड़ के अगर हम लोग थ्रेड रोलिंग से थ्रेड काटते हैं तो एक फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, ओके, और एक चिपलेस प्रोसेस होता है। तो इससे क्या एडवांटेज होता है, जो ट्रेडिशनल कटिंग मेथड से जनरली हम लोग थ्रेड काटते हैं उससे अगर हम अच्छे होते हैं थ्रेड रोलिंग, तो थ्रेड रोलिंग किस पर्पस के लिए सुविधादायक होता है। तो देखिए थ्रेड रोलिंग से अगर हम लोग थ्रेड काटते हो तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है ना वो स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा
होता है, और थ्रेड जो बनता है थ्रेड रोलिंग से उसका फिनिश भी अच्छा होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टी, स्क्रू थ्रेड का मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बढ़ावा होता है और इसका फिनिश भी अच्छा होता है। ओके, तो थ्रेड रोलिंग से जब भी हम लोग थ्रेड करते हैं उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 32, इन हाई स्पीड टर्निंग ऑपरेशन ऑन ए लेथ व्हाट पैरामीटर प्राइमरीली कंट्रोल्स द ऑनसेट ऑफ टूल चटर। एक खड़ात पर उच्च गति टर्निंग संचालन में मुख्य रूप से उपकरण चटार की शुरुआत किस पैरामीटर पर निर्भर करती है। जब आप हाई स्पीड टर्निंग करते हैं लेद में, तो जब उसमें चटर की शुरुआत होती है तो वो किस पैरामीटर पर निर्भर करते हैं, तो ये एक्चुअली निर्भर करती है टूल ओवरहैंग। जब आप हाई स्पीड टर्निंग कर रहे हैं तो टूल को अच्छा से आपको मजबूती से पकड़ना होता है टूल पोस्ट में, और उसको प्रॉपर टूल को हैंग करना चाहिए। अगर हम लोग ओवर हैंग कर दे तो थर थर करके कपने लगा, थर थर करके कपने का कारण हाई स्पीड जब भी आप टर्निंग करेंगे तो फिनिश अच्छा आने का जगह आप सरफेस जो फिनिश सरफेस है उसमें चैटर मार्क्स आ जाता है। तो टूल ओवर हैंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द टाइपिकल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर ए ग्राइंडिंग व्हील इन रिलेशन टू द वर्कपीस। जब हम लोग ग्राइंडिंग व्हील में वर्कपीस का ग्राइंडिंग करते हैं तो दोनों का रोटेशन कैसा होना चाहिए, तो ग्राइंडिंग व्हील रोटेट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वर्कपीस। तो देखना ग्राइंडिंग व्हील में जब हम लोग वर्कपीस का ग्राइंडिंग करते हैं तो वर्कपीस को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील आपका नीचे ऐसे ऐसे घूमता है। ओके, या नॉर्मली सोचिए ग्राइंडिंग व्हील अगर आपको क्लॉकवाइज घूमता है तो आप एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना, मतलब दोनों आपका ऑपोजिट होता है। आप वर्कपीस का डायरेक्शन जिस भी दिशा में होता है उसका ऑपोजिट दिशा में ग्राइंडिंग व्हील का रोटेशन होता है, तभी उसमें एक्चुअली कटिंग होता है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो उससे कटिंग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेज इन स्टील इट्स डैश डिक्रीजेज। देखिए जब स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ते रहेगा तो इससे क्या कम होता है, डक्टिलिटी कम हो जाता है। ओके, जब कार्बन परसेंटेज बढ़ता है स्टील उतना ज़्यादा हार्ड होता है, और हार्ड जब भी होता है उसके अंदर से डक्टिलिटी कम हो जाता है। इसीलिए देखना हार्डन स्टील का हम लोग टेम्परिंग करते हैं रिहीट करके, तो उससे क्या होता है ब्रिटलनेस कम होकर उसमें थोड़ा थोड़ा डक्टिलिटी उसके अंदर तक इंड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ए मेटल वेज 150 kgf इन एयर एंड 100 kgf इन वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मेटल। इसमें देखिए बोला किसी धातु का भार हवा में 150 kgf है और पानी में 100 kgf है, तो धातु का घनत्व कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ मेटल। सबसे पहले आपको रिलेटिव डेंसिटी लिखना है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा weight of metal in air अपन weight of metal in air माइनस weight of metal in water। ठीक है, तो इसमें देखिए ऊपर में आपका 150 kgf आ जाएगा, अपन 150 kgf माइनस 100 kgf। ओके, तो इधर कितना हो जाएगा 150 kgf अपन 50 kgf, तो kgf आपका कट जाएगा तो ये आपका 3 आ गया, रिलेटिव डेंसिटी आपका 3 आ गया। देखिए रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग ये भी जानते हैं, डेंसिटी ऑफ मेटल अपन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी 3 बोला है, डेंसिटी ऑफ मेटल आपको निकालना है, डेंसिटी ऑफ मेटल आपको निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका होता है 1000 kg/m³। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी ऑफ मेटल आपका कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ मेटल आ जाएगा आपका 3000 kg/m³। ओके, देखते हो ऑप्शन में है कि नहीं।
ऑप्शन नंबर बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 3000 kg/m³। इसमें देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ मेटल इन एयर अपन वेट ऑफ मेटल इन एयर माइनस वेट ऑफ मेटल इन वाटर। इसे आपको कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आएगा रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू ए भी होता है डेंसिटी ऑफ मेटल अपन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 1000 kg/m³। रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू आपको पुट करना है, आंसर इसका फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वर्कशॉप सुरक्षा में मशीन सुरक्षा वर्ग के अंदर निम्नों में से कौन सी आता है। देखिए वर्कशॉप सेफ्टी आपका 3 टाइप्स होता है। एक आपका होता है सबसे पहले जनरल सेफ्टी, सेकंड होता है पर्सनल सेफ्टी और थर्ड होता है मशीन सेफ्टी। तो इसमें से मशीन सेफ्टी के अंदर कौन सा ऑप्शन आड है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मशीन का प्रचलन अच्छी तरह समझे बिना प्रचलित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। देखिए ये आपका मशीन सेफ्टी में आता है। जब तक किसी भी मशीन के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी ना मिल जाता है तब तक उस मशीन को छूना भी नहीं चाहिए और उसको ऑपरेट भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका मशीन सेफ्टी के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। ए कार मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 80 km/h is brought to rest in 60 seconds. What is the retardation or deceleration experienced by the car? 80 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से चल रही कार को 60 सेकंड में पूरी तरह रोक दिया जाता है। कार द्वारा अनुभव किया गया अवमंदन या मंदन कितना होगी, ये आपको निकालना है। रिटार्डेशन को हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है। अभी देखो इसमें बोल क्या रहा है, कोई भी एक कार है जो 80 km/h स्पीड में चल रहा था। अचानक जब ब्रेक किया है तो 60 सेकेंड बाद वो कार जाके रुक गया है, पूरी तरह से रुक गया है। तो देखिए इसका तब वेलोसिटी क्या, जब रुक गया है तो ये आपका 0 हो जाएगा। मतलब जो आपका इनिशियल वेलोसिटी था वो आपका 80 km/h था और जो फाइनल वेलोसिटी में आपका हो गया वो आपका 0 हो गया है। और कितने टाइम में गाड़ी रुक गया है, तो ये आपका 60 सेकेंड में। आप जानते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v माइनस u/t, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम। तो ये आपका 0 माइनस 80 अपन टाइम। तो एक्चुअली 80 को पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आंसर आपका सब मीटर पर सेकेंड में है। तो अगर 80 को km/h से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना तो 80 को 5/18 से मल्टीपल कर दीजिए, तो इसका लगभग आंसर 22.22 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। ये आपको सीधा ट्रिक्स में बता दूँ, km/h से जब आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना तो 5/18 से आपको मल्टीपल करना है, और मीटर पर सेकेंड से जब आपको km/h में कन्वर्ट करना है तो 8/5 से आपको मल्टीपल करना है। तो इधर आप कर लीजिए 22.22 और इधर t का वैल्यू आपका 60 हो जाएगा। ओके, तो इधर माइनस 22.22/60 आपका हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस 0.37। तो देखिए माइनस आ गया, तो अब मैं आपको बोला नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो माइनस 0.37 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का गलनांक अधिकतम होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, लगभग 3422 या 3400 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है, गलनांक बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर विथ इट्स प्रेशर डबल एंड टेम्परेचर हाफ। हवा का दबाव दोगुना और तापमान आधा करने पर उसका आयतन कितनी होगी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, मतलब पूर्व के आयतन का 1/4। इसमें देखिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, P1V1 अपन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपन T2। ओके, तो इसमें देखिए इसमें हम मान लेते पहले प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सब आपका 1 था। ओके, बाद में क्या बोला, बाद में बोला वॉल्यूम आपको निकालना है, मतलब वॉल्यूम 2 आपको निकालना है, प्रेशर डबल हो गया तो प्रेशर पहले 1 था उसका डबल हो गया, और वॉल्यूम 2 आपको निकालना है और टेम्परेचर हाफ हो गया।
टेम्परेचर हाफ हो गया, मतलब ये आपका हाफ हो गया, पहले 1 था तो हाफ हो गया। इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं ये आपका 1 हो जाएगा इजिकल टू 2 इंटू V2 इंटू आपका 2 हो जाएगा। तो V2 इजिकल टू आपका आ जाएगा 1/4। तो 1/4 आपका हो गया, V2 आपका क्या हो गया 1/4 हो गया। जो पहले इनिशियल वॉल्यूम था उसका 1/4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following has the highest hardness number? निम्नलिखित में से किसका हार्डनेस नंबर सबसे ज़्यादा होता है? जिसका हार्डनेस नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो हार्ड है। तो देखिए मार्टेनसाइट, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट, कोर्स पियरलाइट या फाइन पियरलाइट। स्टील का सबसे अच्छा स्ट्रक्चर होता है पियरलाइट। ओके, तो पियरलाइट तो हार्ड आपका ज़्यादा हो ही नहीं सकता, सबसे हार्ड होता है मार्टेनसाइट। आप ये भी बोल सकते हैं टेम्पर्ड मार्टेनसाइट की उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए शुरू से सुनते हैं, जैसे मैं आपको बोला जब स्टील उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुंचते हैं तो वो पूरी ऑस्टेनाइट में बन जाता है। उसी को अगर हम लोग रैपिड कूलिंग करते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर मिलता है वो आपका हार्डन स्ट्रक्चर हो जाता है। उस हार्डन स्ट्रक्चर का नाम है मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वो किसी काम के लिए यूज़ नहीं होता है। तो उसका हार्डनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते, फिर से रीहीट करके उसको टेम्परिंग करके फिर हम लोग ठंडा करते। इससे हम लोग टेम्परिंग या टेम्पर्ड मार्टेनसाइट तब उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हार्डनेस आपका क्या हो गया, इसमें कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा हार्डनेस किसका होता है, मार्टेनसाइट का होता है, इसलिए मार्टेनसाइट का हार्डनेस नंबर भी ज़्यादा होता है। ओके, तो डिस्कशन हो गया टोटल 40 क्वेश्चन का। आज का पेपर का टोटल 40 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट। जैसे आप बोलते हैं कि सर पेपर का डिस्कशन कीजिए, पढ़ाते रहिए, मैं आप लोग के लिए कंटिन्यूसली क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो एटलीस्ट सपोर्ट कीजिए आप लोग, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वीडियो को देखिए। जितने ज़्यादा आप लोगों के पास ग्रुप है सभी में वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।